विजेंद्रपुर नाम के एक गांव में पानी का अकाल पड़ता था। वहां पर यह दिक्कत हमेशा ही रहती थी। उसी गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजू की पत्नी का नाम था रानी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था वरुण। वरुण बहुत ही छोटा था, इसलिए उसको अपने माँ बाप के कष्ट के बारे में समझ नहीं आता था। उस गांव के धनी बच्चों के यहाँ जो भी खिलौने हुआ करते, उन्हें देखकर वैसे ही खिलौने की मांग किया करता था वरुण। ऐसे में गांव में फिर से पानी का अकाल पड़ गया। लोगों के पास पानी की इतनी कमी थी कि मानो जैसे प्यास से जान जाएगी। सारा गांव पानी के अकाल से परेशान था। ऐसे में रानी ने अपने पति राजू से कहा, सुनिए जी, अपनी हालात अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं। एक घड़े पानी के लिए कितने मील दूर चलना पड़ रहा है। पानी मानो जैसे सोना बन गया हो। अब हम क्या करें? ऐसे वे दोनों बात कर रहे थे। तभी वहां पर वरुण आया। माँ, बाबूजी, मुझे बहुत प्यास लगी है। सुबह से मैंने पानी ही नहीं पिया और घर में एक बूंद पानी नहीं है। पड़ोस में जाकर मैंने पानी पूछा तो वे लोग डांट कर मुझे बढ़ा देते हैं। अब मैं क्या करूँ माँ? दरअसल बात यह है कि पूरे ही गांव में पानी का अकाल पड़ा हुआ है। किसी के भी पास पानी नहीं है बेटा, इसीलिए वे सब ऐसा कह रहे हैं। अभी मैंने बड़ी मेहनत से 2 घंटे के बाद थोड़ा सा पानी इकट्ठा किया है, ये लो पी लो। ऐसा कहकर माँ ने वरुण को एक गिलास भर पानी दिया। वरुण ने एक गिलास पानी पीने के बाद माँ से कहा, ये आप क्या कह रही हो? पूरे गांव में पानी नहीं है, पर मैंने देखा उस धनवान लोगों के घर पर पूरा टैंकर भरा पड़ा है। मैं जब पानी की तलाश में जा रहा था तो मैंने देखा। मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे हकाल दिया। वरुण ने ऐसे निराश होकर कहा, हाँ बेटा, जहाँ हम जैसे गरीब लोग पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, वही ऐसे धनी लोग पैसों से पानी खरीदकर दावतें कर ऐश कर रहे हैं। ये सब पैसे वालों का ही खेल है। हाँ पापा, मेरे क्लास में जो विजय पढ़ता है ना, उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं। वो हर दिन पानी को लेकर कोई खेल खेलता रहता है। दूसरी ओर धनी लोगों के गली में सभी लोग मिलकर कुछ उत्साह मना रहे थे। वे लोग एक दूसरे के ऊपर पानी उछालकर खेल रहे थे। वो सारा पानी बहकर गरीब लोगों की गलियों में घुस रहा था। बड़े दिनों बाद पानी को देखकर उन गरीब लोगों ने उसी पानी को उपयोग करने का सोच लिया। इतने में रमेश नाम का एक धनवान आदमी उन गरीब लोगों की ओर आ रहा था। खबरदार, ध्यान से सुनो, ये पानी हमारा है। इसे हमने पैसों से खरीदा है। इस पर सिर्फ हमारा हक है। अगर तुम लोग इस पानी को इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला गया। उस दिन से वे गरीब लोग पानी को इस्तेमाल करने के बदले धनवान लोगों को पैसे दिया करते। पैसे चुकाने पर भी कोई न कोई बहाने से धनवान लोग उन्हें कम पानी दिया करते। एक दिन विजय राजू के घर पर आया। यार राजू, आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन मैं तुम सब लोगों को उपहार देना चाहता हूँ। आज एक दिन तुम्हें जितना पानी चाहिए हो तुम लोग ले सकते हो। पहले से ही पानी की कमी के कारण वहां के लोग पानी के लिए तिलमिला रहे थे। विजय उन दीन लोगों के पास गया और कहा, देखा, आप जैसे दीन लोगों को हम जैसे धनवान लोगों के हाथ भीख लेकर ही जीना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखो। इस तरह विजय ने घमंड से बात किया। लोगों को उसकी बातों का बहुत बुरा लगा, पर फिर भी उनके लिए उस वक्त पानी महत्वपूर्ण था। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। आज तुम्हारे पास पानी है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। अगर तुम पानी नहीं दोगे तो पानी का इंतजाम हम और किसी जगह से कर सकते हैं, पर याद रखना, हम जैसे किसान यहाँ नहीं होंगे तो तुम्हें खाने के लिए धान नहीं मिलेगा। ऐसे वरुण ने कहा। इस तरह अचानक अकाल पड़े उस गांव में बारिश हुई। उस बारिश की वजह से उनकी खेती भी अच्छे से उगने लगती है। फसल के कटने के बाद वरुण के पिता घर आए। पापा, कुछ समय पहले जब गांव में अकाल आया था तब थोड़ा सा पानी देकर उन लोगों ने हमें कितनी बातें सुनाई, आपको याद है ना? मैं सोच रहा था कि अगर इस बार फसल हम लोग उनको न बेचकर किसी और को बेचे तो तब उनको समझ में आएगा। आप जाकर अभी सभी को ये बात बता दो
तभी उनको हमारी कीमत समझ में आएगी। मैं जो करता हूँ वो एक बार करके देखो पापा, मेरी बात मानो पापा। इस तरह वरुण ने अपनी होशियारी दिखाई। राजू को भी उसकी बात सही लगी। फिर राजू और बाकी किसान धनवान लोगों को अनाज नहीं बेचते। अनाज के अभाव में धनवान लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सभी से माफी मांगी और अनाज खरीदकर चले गए। ये सब होने के बाद राजू अपने बेटे वरुण के पास आया। बेटा वरुण, तुम्हारे इस एक सुझाव की वजह से सभी गांव वाले तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुम इसी तरह लोगों में अपना नाम कमाओ। ऐसे ही राजू ने कहा। उस दिन से उस गांव के सभी लोग अमीर गरीब के फर्क के बिना खुशी से रहने लगे थे। वो राज महेंद्रपुर नाम का एक गांव था जहां पर रेवती और गीता नाम की माँ बेटी रहा करती थी। रेवती जब पेट से थी तभी उसके पति का देहांत हुआ था। तभी से रेवती बहुत मेहनत कर अपनी बेटी गीता की परवरिश कर रही थी। हर रोज की तरह काम निपटा कर रेवती जब घर लौट रही थी तब सड़क पर तेज आती हुई कार से टकरा गई। कार इतनी तेज थी कि उसके टकराव से रेवती हवा में उड़कर दूर गिरी, जिससे उसके बदन पर बहुत चोटें आई। उसके साथ काम करने वाली कुछ औरतों ने उसे देखा और तुरंत घर पहुंचाया। डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया। देखो बेटा, तुम्हारी माँ कई वर्षों से काम कर रही है, इसीलिए उसके शरीर में कई हड्डियां कमजोर हो गई हैं। इसीलिए इतनी छोटी सी दुर्घटना में भी उसकी हालत बहुत बुरी हुई है। अब तुम्हारी माँ को ठीक होने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है। अब से तुम्हें ही सारा ध्यान रखना होगा। अगर तुम्हारी माँ जिद कर काम करने लगी तो उसकी जान को खतरा होगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी। तब तक के लिए तो मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उसे दी। गीता ने दवाइयाँ ली और रेवती के पास गई। माँ, आज तक तुमने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। अभी डॉक्टर ने कहा कि इतने सालों से अपना ध्यान ना रखकर तुमने इतनी मेहनत की जिस कारण तुम्हारी हड्डियाँ पिघल गई हैं। उन्होंने कहा है कि अभी आप कोई काम नहीं कर सकती माँ। ये सुन रेवती ने कहा, बेटा गीता, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मैं कोई काम नहीं करूँगी तो अपना घर कैसे चलेगा? यूं रेवती ने रो कर पूछा। तब गीता ने कहा, माँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अभी आपका ऋण चुकाने का समय आ गया है माँ। हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा जमीन है ना, उसे आज तक किसी ने जोता नहीं है ना। अभी मैं उस खेत को जोतूंगी माँ, और अब से मैं ही पैसे कमाऊंगी माँ। क्या कहा तुमने? तुम खेती चलाओगी? सुना है उस जमीन में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। लोगों का कहना है कि वहां पे भूत प्रेत है, वहां पर मत जाना बेटा। माँ, भला इस जमाने भी भूत प्रेत होते हैं क्या? न जाने कैसी आवाजें होंगी और किसी इंसान की परछाई को भोले भाले लोगों ने बहुत माना होगा। आप यहीं से मुझे सारी बात समझा देना, मैं जमीन पर जाकर खेती करूंगी। ऐसा कहकर वो अपने जमीन की ओर चल पड़ी। वहां पर बहुत सारा कचरा पड़ा था जिसे उसने जेसीबी से दूर किया। उसी जमीन पर रहे एक पेड़ पर कई समय से भूत रहा करती थी। गीता के सफाई के दौरान उस पेड़ को भी हटाने के कारण भूत के पास रहने की कोई जगह नहीं बची थी। इस बात से भड़की हुई भूत किसी भी तरह गीता से बदला लेने की सोच रही थी। खेती में अपना सारा काम निपटाकर जब गीता घर लौट रही थी तो उसका पीछा करते हुए भूत भी वहां आई। गीता के घर पहुंचने के बाद भूतनी ने कहा, तो इसका मतलब मेरा घर नष्ट करके ये यहाँ आराम से अपने घर में रहने आई है। तेरा भी घर नष्ट कर दूंगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जब मेरा घर गया तो मुझे कैसे लगा होगा। घर पहुंची हुई गीता रेवती से जब बात कर रही थी तो उन दोनों की बातों को भूतनी ने सुन लिया। तब रेवती ने कहा, बेटा गीता, मैं अगर स्वस्थ होती तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं लेनी पड़ती। जैसे तैसे मैं कुछ ही दिनों में काम करने के लिए उठ पड़ूंगी। इतनी छोटी उम्र में मेरी वजह से तुम्हें कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। ये सुन गीता ने कहा, माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे लिए इतनी मेहनत कर आज तुम्हारी ये हालत हुई है। जब तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया
तो क्या मैं आपके लिए नहीं कर सकती? आज के बाद ऐसा मत कहना। गीता और रेवती की बातें सुन रही भूतनी ने कहा, ये माँ बेटी दोनों इतने दुख में हैं। अपनी माँ के लिए ये नन्ही सी बच्ची इतनी मेहनत कर रही है और इसे मैं मारना चाहती थी। चाहे जो भी हो जाए, इस लड़की की मदद करनी होगी। ऐसा भूतनी ने सोचा। गीता इस तरह खेती में मेहनत करने लगी और माँ का ध्यान रखने लगी। भूतनी ये सोच रही थी कि किसी तरह गीता की मदद की जाए। ऐसे में अचानक उस गांव में एक बार बाढ़ आया। गीता और रेवती उस पानी में बहते जा रहे थे। भूतनी ने सोचा कि किसी भी तरह उन दोनों को बचाएगी, इसलिए उनके पीछे जाने लगी। पर उस भूतनी को देखकर रेवती और गीता बहुत घबरा जाते हैं। पर घबराए हुए माँ बेटी को कहाँ जाए ये समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों ने बहते हुए पेड़ के तने को कसकर पकड़ा। माँ, माँ, वो भूतनी हमें ही देख रही है माँ। मुझे उसे देखकर बहुत डर लग रहा है माँ। ऐसा कहकर गीता ने रेवती को कसकर पकड़ा। भूतनी उनके पास आई। तुम लोगों को मुझे देखकर घबराने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं आई हूँ, मदद करने आई हूँ। ऐसा कहकर रेवती और गीता को वहां से गायब कर सुरक्षित जगह पर प्रकट कराती है। उस दिन से भूतनी भी उन दोनों के घर की एक सदस्य बन गई थी। गीता को खेती के काम में मदद किया करती थी